Hey all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज के लेक्चर में हम चालू करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। मेल हम लोग ने कर लिया था फीमेल, अब हम चालू करेंगे, तो बस करते हैं चालू। वैसे तो मैंने ये वाली वीडियो ऑलरेडी 2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, बट जब मैं एडिट करने के लिए बैठी, जब मैं अपलोड करने बैठी, तब मुझे पता चला कि ये वीडियो तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि उस समय फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद सेव हो गई होगी वीडियो, बैटरी ख़त्म होने की वजह से हो गया था स्विच ऑफ, बट अब देख रही हूँ तो नहीं है, तो फिर वापस शूट करने आई हूँ मैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो का ज़्यादा लाभ उठाएं, मैंने ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है ना। चलो जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जस्ट अ डिस्क्लेमर, कि वो थोड़ा सा लेंदी है दैन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच इज़ फाइन। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लस वो ज़्यादा ईजियर भी है अगर आप समझो तो। अगेन कंडीशन, अगर आप समझो तो समझने का काम किसका है? आपका। समझाने का काम किसका है? मेरा। तो हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। नोटबुक जिसमें भी आप लिखते हो नोट्स वो निकालो, पेन ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन जो भी आप यूज़ करते हो उसको करो, पेंसिल करते हो पेंसिल करो, निकालो उसको और लिखना शुरू करते हैं विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, तो हम फीमेल में भी वैसा ही होगा। क्या क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, इसके अलावा फीमेल में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? उसमें था टेस्टिस। क्यों? क्योंकि वही है जो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो वही इंपॉर्टेंट हुआ ना सबसे ज़्यादा। तो फीमेल में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? उसमें होगा ओवरी। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, ओवरी के अलावा बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना एट्सेट्रा, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि ब्रेस्ट, यानी कि जो चेस्ट रीजन होता है वो। तो ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एक्सेसरी पढ़ लिया। अब ओवरी जो है वो हवा में तो रहेगी नहीं, वो जैसे यूट्रस, मैं पहले डायग्राम बताती हूँ। या मैं एक काम करती हूँ, पहले यूट्रस का पूरा डायग्राम बनाती हूँ, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाती हूँ और बताती हूँ कि हम किस ओरिएंटेशन में पढ़ने वाले, फिर ओवरी बताऊँगी। ओवरी का काम बाद में शुरू करेंगे, नहीं तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। चलो मेरे साथ बनाना डायग्राम। ये है हमारा यूट्रस का इन जनरल पूरा का पूरा डायग्राम, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो ये क्या है? हमारी ओवरी, ठीक है। ओवरी अपने आप को कलेक्ट करे, ओवरी यहाँ से निकालती है एग कलेक्ट होगा, यहाँ पे एक हाथ जैसा होता है, जैसे ओवरी है और इसके पास एकदम हाथ जैसा ऐसे प्रेजेंट होता है बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे। यहाँ पे एक होल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियम। ये पूरा का पूरा है, ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी 3 भाग में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले इन्फंडिबुलम,
उसके बाद एक थोड़ा सा है ना मोटा पार्ट आता है, थोड़ा सा बल्ज्ड पार्ट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। और फिर उसके बाद आता है इस्थमस। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है ये वाला पार्ट, ये है हमारा एक्चुअल यूट्रस। इसमें ये है फंडस। यूट्रस के ही 3 भाग होते हैं, सबसे पहला फंडस, दूसरा बॉडी, और तीसरा यहाँ पे होता है ये पूरा का पूरा क्या है, सर्विक्स। ये पूरा का पूरा सर्विक्स है, रुक जाओ, हाँ ठीक है, ये बॉडी है और ये फंडस, या फिर इसको बॉडी कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। सर्विक्स के एग्जैक्टली ऊपर का जो होल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑस, इंटरनल ओएस, ऑस इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। सर्विक्स के एग्जैक्ट नीचे जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। बीच में हुआ सर्विक्स, और ये सर्विक्स के अंदर की जो ये पाइपलाइन कह लो उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा वजाइना है, और इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो वजाइनल कैनाल। मतलब कैनाल कैसा, एक ऐसा कैनाल, मतलब समझ रहे हो, ऐसे जगह होती है जाने की, मतलब वो कैनाल, ठीक है। और ये जो ऐसे जिगजैग जिगजैग पैटर्न दिख रहा है वो है वजाइनल रूगे, ठीक है। ये पार्ट्स है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जो बॉडी कैविटी है ना, वो जो लाइंड होती है, बॉडी कैविटी की जो लाइन होती है वो बहुत थिक मस्क्यूलर होती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे बनाती हूँ। जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो एंडो, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वो पेरी, और सबसे बीच वाला मायो, क्या, मेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। समझ रहे हो, इतना कुछ मैंने खास बोला नहीं। यूट्रस के सिर्फ पार्ट्स बोले, क्या क्या है। सबसे पहले तो ओवरी आती है, जहाँ पे एक्चुअली में एग बन रहा है और जहाँ से एग रिलीज़ हो रहा है। फिर आती है फिम्ब्रे, वो एग जैसे ही बन जाएगा उसको पकड़ लेगी। उसके बाद ऑस्टियम, वहाँ पे ऐसे ही प्रेजेंट होता है, आपको उसका फंक्शन जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, ये तीनों पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के। अब बहुत बच्चों को तकलीफ होती है कि पहले इनफंडिबुलम आता है कि पहले इस्थमस आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहले जब आप लोगों का नया नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, जैसे अभी आपका 12th स्टार्ट हुआ होगा प्रोबेबली, या अभी ड्रॉप ले रहे होगा तो ड्रॉप स्टार्ट हुआ होगा, जो भी हुआ, तो आपने शुरू में सोचा होगा कि चलो कि अभी तो एकेडमिक ईयर चालू हुआ है, अभी इतनी जल्दी क्या पढ़ाई करनी है, तो हम अभी फ़न करेंगे। तो पहले फ़न होता है, फिर उसके बाद सीरियसनेस आती है। तो एग भी जब निकलेगा तो पहले फ़न करेगा, इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्प्यूला, फिर इस्थमस, ठीक है। फिर आता है यूट्रस का पार्ट। यूट्रस के पार्ट में 3 चीज़ें होती है, एक फंडस, एक बॉडी, एक सर्विक्स। फंडस वाला पार्ट जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है बॉडी, मतलब बीच वाला पार्ट, हमेशा ऐसा ही सिस्टम चलता है। बॉडी यानी जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है, और सर्विक्स यानी सबसे नीचे वाला पार्ट होगा। सर्विक्स की जो कैनाल होगी वो सर्वाइकल कैनाल, सिमिलरली नीचे वजाइना की जो कैनाल होगी वो वजाइनल कैनाल। सर्विक्स के अंदर की तरफ इंटरनल ऑस, सर्विक्स के बाहर की तरफ एक्सटर्नल ऑस। वजाइना के बाहर भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन, HYMEN, अगर नहीं दिख रहा हो तो हाइमेन एक्चुअली क्या होता है, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली मैंने बनाया है तो प्रेजेंट होगा। तो पर क्या होता है कि जब भी मेल का पेनिस जब पेनिट्रेट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यानी कि वजाइना में, तब ये हाइमेन जो है वो फट जाता है या टूट जाता है, जो आपको बोलना। लेकिन पहले टूटा हुआ नहीं होता है, क्योंकि पहले कभी पेनिस गया ही नहीं है अंदर। जिस दिन जाएगा उसी दिन ये टूटेगा। तो तब पहली बार हाइमेन टूटा, ठीक है। तो इसको क्या किया था, रिसर्च में ऐसा पाया गया था कि अब हम कंसीडर करेंगे कि जिस भी लेडी का हाइमेन टूटा हुआ है, इसका मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुकी है। बट लेकिन बाद में जब फर्दर रिसर्च की तो ये पाया गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है जिनका हाइमेन पहले से ही टूटा हुआ होता है। फॉर एन एग्जांपल, जो बहुत ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज करती है उन फीमेल का हाइमेन टूटा हुआ होता है, फटा हुआ होता है, विच इज़ फाइन। और भी दूसरा एग्जांपल होता है कि ऑलरेडी पेनिस अंदर जा चुका है पर फिर भी हाइमेन नहीं टूटा है।
तो वो भी कंडीशन हो सकता है। तो हम इसको एज अ कंडीशन नहीं लगा सकते कि जो भी हाइमेन इंटैक्ट है मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, या फिर हाइमेन टूटा हुआ है तो मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ ही हुआ है। हम ऐसा कुछ टैगलाइन नहीं लगा सकते, पहले करते थे पर अब नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऐसी कुछ बात बताई थी कि फ्रक्टोज के बारे में। अगर फ्रक्टोज फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो रेप केस के में ये सब एज एन FMT मतलब फॉरेंसिक वाले जो है वो यूज़ करते हैं कि फ्रक्टोज अगर फीमेल की वजाइना में है तो चांसेस है कि रेप हो सकता है। जस्ट रिमाइंडिंग कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा लिंक करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और स्पॉइलर अलर्ट, ये सारे जो भी मैंने आपको बताया ये सब कुछ डिटेल में कर रहे हैं, जिसमें से ओवरी, क्योंकि वो प्राइमरी है सेक्सुअल ऑर्गन है, तो वो हम सबसे ज़्यादा डिटेल में करेंगे। और हम चालू भी आज ओवरी से ही करेंगे, बाकी सब में इतना टाइम नहीं जाएगा, ओवरी सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, तो उसी से चालू करते हैं। तो क्या इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। बाकी अब तो फटफट ख़त्म कर लेंगे, ओवरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चालू करते हैं ओवरी से। लेट्स स्टार्ट विथ ओवरी। अब मैं वो बात पे आती हूँ जो मैं पहले कर रही थी। ओवरी जो है वो ऐसे हवा में लटकती तो नहीं रहेगी। जैसे अगर मान लो हमने यूट्रस का जो डायग्राम देखा, अभी पूरे में अपने आपको डायग्राम याद रखना है क्या बनाया था। जैसे हमने यूट्रस का डायग्राम देखा, उसमें ओवरी वहाँ पे साइड पे लगी हुई थी, पर क्या वो हवा में थी, उसको कुछ तो सपोर्ट चाहिए ना। मैंने जैसे सपोर्ट बनाया था यूट्रस के साथ चिपका हुआ, वैसे और भी दूसरे सपोर्ट होते हैं। मैंने बनाया था ना, मैंने डायग्राम में बनाया था, मैंने ऐसे और कहीं नहीं बनाया। तो वो मैंने खुद बनाया है, वो एक्चुअली वो ओवरी का पार्ट नहीं है, वो ओवरी का सपोर्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली ओवरी जो है, पहली बात तो वो पैड है, हमें पता है क्योंकि मैंने 2 बनाई थी डायग्राम में, तो डायग्राम से पता चल रहा है वो पैड है। दूसरा एक बात बता दो, वो आलमंड शेप्ड होती है, ये लिख लो, एक पैड एक आलमंड शेप्ड, ठीक है। तीसरा वो क्योंकि हवा में नहीं लटक सकती इसलिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके पास सपोर्ट प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में सपोर्ट प्रेजेंट होता है? लिगामेंट के फॉर्म में सपोर्ट प्रेजेंट होता है। बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो ओवरी को अपनी जगह पे रखते हैं। लिगामेंट क्या करते हैं कि ओवरी एक, जैसे ये लिगामेंट है, वो एक तरफ ओवरी से अटैच होगा और दूसरी तरफ कोई चीज़ से अटैच होगा, जिसकी वजह से ओवरी को वो जगह पे रखेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप डॉग को जैसे बांध के रखते हो, एक डॉग है उसके ऊपर बांध दिया कुछ, वो जो भी आप बांधते हो मुझे पता नहीं है, और दूसरा कहीं टंगा देते हो, तो वही होता है सेम ओवरी के साथ। वो लिगामेंट करता है। क्या करता है? लिगामेंट करता है। हम लोग 3 टाइप ऑफ लिगामेंट पढ़ेंगे। एक सबसे पहला यूटेराइन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट और मीजोवेरियम। ये 3 टाइप ऑफ लिगामेंट हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि ये यूटरस है, नहीं ये यूटरस है और ये ओवरी है, तो मैं बोल रही हूँ कि हम 3 टाइप ऑफ लिगामेंट पढ़ेंगे। तो वो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहला है यूटेराइन लिगामेंट। यूटेराइन लिगामेंट क्या करता है? ओवरी को यूटरस से जोड़ता है, इसका नाम भी यही बोल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यूटरस को जोड़ देंगे ओवरी के साथ। सस्पेंसरी लिगामेंट, अब एक यूटरस से लिगामेंट इधर जाता है, एक इधर जाता है, इसमें भी एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ऊपर है एब्डोमिनल वॉल और नीचे है पेल्विक वॉल। तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो ओवरी को पेल्विक वॉल के साथ जोड़ता है। तो बचा ये, तो एब्डोमिनल वॉल को ओवरी के साथ कौन जोड़ेगा? मीजोवेरियम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि एक बच्चा जब घर पे आता है स्कूल से तो उसको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है? सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है मम्मी। तो इसलिए MA माँ, मीजोवेरियम एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा है, मतलब मीजोवेरियम में, हाँ ठीक है, मीजोवेरियम एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा है, ठीक है। यूटेराइन लिगामेंट एक लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट एक लिगामेंट है। मीजोवेरियम मैंने इधर लिगामेंट क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एक्चुअली ट्रू लिगामेंट नहीं है। मीजोवेरियम इज़ द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब ये क्या बोल दिया मैंने? पेरिटोनियम जो है वो एब्डोमेन का कवरिंग है। तुमको एब्डोमेन थोरैक्स मतलब समझ में तो आता है ना? ये एक इंसान है, ठीक है, इधर इसका डायफ्राम है, इधर इसके लंग्स है, तो ये डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट है वो थोरैक्स।
डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट है वो एब्डोमेन, और लास्ट में उस थोड़ा सा और नीचे पार्ट होता है वो पेल्विस होता है, जहाँ पर हमारा यूट्रस प्रेजेंट है, तो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। अब पेल्विक रीजन से ऊपर एब्डोमेन की तरफ जुड़ा हुआ क्या कर रहा है, मीजोवेरियम। अब एब्डोमेन के जैसे ही पूरा एब्डोमेन होता है, सबसे ऊपर तो पहले स्किन होती है, स्किन के नीचे एक फोल्ड होता है जो पेरिटोनियम होता है, एब्डोमेन को कवर करता है वो पूरा का पूरा, ठीक है। वो पेरिटोनियम क्या करता है, वो थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, वो कवरिंग है पेरिटोनियम, वो नीचे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, जो आगे जाके ओवरी और एब्डोमेन को जोड़ता है। नहीं समझ में आ रहा, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ याद रख लो क्योंकि फर्दर आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। मीजोवेरियम सिर्फ पेरिटोनियम का एक फोल्ड है, इतना याद रख लो। वो एक ट्रू लिगामेंट नहीं है, वो पेरिटोनियम का फोल्ड है जो क्या करता है, ओवरी को किससे जोड़ के रखता है, MA माँ। मीजोवेरियम किससे जोड़ के रखता है, एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है। ये हो गए लिगामेंट्स ओवरी के। अब ओवरी के अगर अंदर जाए तो ओवरी कितने, जैसे हम लोग ने टेस्टीज में पढ़ा था, सबसे बाहर क्या आता है, ट्यूनिका वजाइनालिस, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वैसे ही सेम हम ओवरी के अंदर पढ़ेंगे, बस इसमें नाम फ़र्क होंगे, नाम सेम नहीं हो सकते हैं ना। तो ओवरी के भी कवरिंग्स होती है, कितनी कवरिंग्स होगी, ऑब्वियसली 4 कवरिंग्स होगी, तो वही 4 कवरिंग्स हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले विज़रल पेरिटोनियम, जो ओवरी को सबसे बाहर से सबसे आउटर मोस्ट लेयर वो होगी। उसके बाद उसके अंदर होगी जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि मॉडिफिकेशन होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो जर्माइनल एपिथेलियम, एनिमल टिश्यू, क्लास 11th। और फिर उसके बाद जो तीसरी है वो सेम होगी टेस्टिस की तरह, क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये 3 लेयर हो गई ओवरी की, ठीक है। ये ओवरी है, ये इसकी बाहर की, ये 3 लेयर मैंने बना दी। अब ये अंदर का भी तो कुछ पार्ट बचा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ट्रॉमा नहीं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। ये हर जगह ऐसा ही होता है, तुम एड्रिनल में देखो, तुम जहाँ पर भी देखना है देखना, आउटर कॉर्टेक्स ही होता है, इनर मेड्यूला भी होता है, चाहे किडनी देख लो, एड्रिनल देख लो, कुछ भी देख लो। और इसको कैसे याद रखोगे, आई एम मतलब हमेशा हर कोई सेल्फिश होता है तो आई एम करता है, और OG जो आप कुछ भी ऐसा बोलते हो, OG या OC कर सकते हो उससे, नहीं तो वो, नहीं तो ऑब्स एंड गाइनी। अगर OG अगर आपको वैसे याद रखना है गाइनेकोलॉजिस्ट का तो वैसे भी रख सकते हो, पर वो आजकल कहाँ समझ में आता है लोगों को, OG पुराना वाला समझ में आएगा, ठीक है, बात डाइवर्ट नहीं करनी। ये है कवरिंग्स ओवरी की। स्ट्रोमा के अंदर जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है वो बाहर की साइड होगा और मेड्यूला का अंदर की साइड होगा। ये जो कॉर्टेक्स का रीजन है, इसके अंदर ही सारे के सारे ओव्यूल्स होंगे जो डेवलप करेंगे। ओव्यूल्स वो है जो एग है, एग वो है जो oocyte है, और oocyte वो है जो एग है, जो ओव्यूल है, सब सेम है, सब सेम नहीं है, मैं बताऊंगी डिफरेंस, पर लेकिन हाँ ये वही है जो ओवरी में होंगे, पर ओवरी में कहाँ पे होंगे, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होंगे, ठीक है। मेड्यूला में क्या होता है, ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, वहाँ पर ऑब्वियसली इस चीज़ की भी तो ज़रूरत होगी ना, तो वो मेड्यूला में होगा, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सारे के सारे oocytes। तो oocytes या फॉलिकल, तो वो कौन कौन से होंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा तो इट्स फाइन। इसकी नेक्स्ट जब मैं ये रब करूँगी, नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊँगी वो यही पढ़ाऊँगी, लेकिन लिखना तो है ही ना, तो लिख दो कि ये सारे जो फॉलिकल्स है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं और मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स। एक रिकैप दे दूँ छोटा सा। ओवरी, ओवरी क्या है, पैड स्ट्रक्चर है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, आलमंड शेप्ड है, बेसिक फीचर। लिगामेंट्स के साथ अटैच्ड है। ओवरी यूट्रस के साथ कौन से लिगामेंट के साथ अटैच्ड है, यूटेराइन लिगामेंट। एब्डोमिनल वॉल के साथ MA माँ, मीजोवेरियम, पेल्विक कैविटी या पेल्विक वाले वॉल के साथ जो अटैच्ड है वो है
सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेयर्स ऑफ ओवरी, सबसे बाहर की तरफ क्या होगी, विज़रल पेरिटोनियम, उसके अंदर जर्माइनल और उसके अंदर एल्ब्यूजिनिया। फिर उसके अंदर जो स्ट्रोमा है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में सभी तरीके के जो ओव्यूल्स है वो प्रेजेंट रहेंगे और मेडुला में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होगा। डन। अब हम पढ़ेंगे कि कॉर्टेक्स के अंदर ये जो भी फॉलिकल्स है वो क्या है, कैसे बने, क्यों है, उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। जिसके लिए ड्राइंग करनी है तो फिर उससे मज़ा भी आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ओवरी का स्ट्रक्चर। एक फुल पेज यूज़ करके बनाना, बहुत बड़ा डायग्राम है तो पूरा पेज यूज़ हो जाएगा। फुल पेज मतलब जैसे आपकी अगर बुक है स्ट्रेट जैसे ऐसे होती है ना, उसको घुमा देना, ऐसे हॉरिजॉन्टली करना। हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हो ना कि ऐसे अगर आप पेज घुमा रहे हो तो उसको ऐसे मोड़ दो और ऐसे पूरा का पूरा डायग्राम बनाओ, क्योंकि बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी ओवरी है, ये हम बनाएंगे बाहर की तरफ विज़रल पेरिटोनियम, विज़रल पेरिटोनियम के बाहर भी पैराइटल पेरिटोनियम, उसके अंदर जर्माइनल एपिथेलियम और उसके अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये 4 लेयर है, ये हमारा कॉर्टेक्स है और अंदर हमारा मेडुला है, ठीक है। अभी हम मेडुला को नज़रअंदाज करेंगे, सिर्फ कॉर्टेक्स पे ध्यान देंगे और कॉर्टेक्स पे ही ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एक्चुअली में जो मैंने आपको जो बताया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। जब कोई भी फीमेल फीटस यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है तब उसके अंदर बहुत सारी प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनती है, ठीक है। पर लेकिन वो बाय द टाइम वो उसकी बर्थ हो, इससे पहले वो पैदा हो, कुछ 60,000 to 80,000 बन जाती है और वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुकी होती है। मतलब 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी और वही पूरी उसकी लाइफ टाइम में रहेगी। बाकी जितनी भी उसकी लैक्स ऑफ एक्स्ट्रा प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनी थी वो सब डीजनरेट हो चुके हैं यूट्रस के अंदर ही, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर है प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, वो प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ था और प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन बना। फिर ग्राफियन बना तो ये ओवरी उस ग्राफियन फॉलिकल को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है और यूट्रस में डाल देती है। तो ये एक ग्राफियन फॉलिकल जब यूट्रस के अंदर गया तो फिर उस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो ओवम बाहर निकला वो सारा का सारा शेड आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड/मेंस्ट्रुएशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फिर हाँ, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन हो गया, वो पहला मंथ। अब जो नया ग्राफियन एवरी मंथ होता है, तो जब नया ग्राफियन फॉलिकल बनता है दिस टाइम इट विल बी ऑन एन अदर ओवरी। मतलब इस ओवरी ने इस महीने ग्राफियन फॉलिकल बनाया और बनाते ही उसने तुरंत का तुरंत यूट्रस के अंदर दे दिया। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेबी होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा। फिर उसके बाद मान लो मेंस्ट्रुएशन हुआ और फिर नेक्स्ट मंथ की बारी है तो नेक्स्ट मंथ दूसरा ओवरी है वो अपना ग्राफियन फॉलिकल देगा और वो जो ग्राफियन फॉलिकल देगा वो अगेन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीटस होगा, नहीं हुआ तो इस महीने भी मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में ये सब कुछ जो भी है वो बाहर चला जाएगा। जब ग्राफियन फॉलिकल, एक्चुअली पूरा ग्राफियन फॉलिकल नहीं पर ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद जो भी ओव्यूल बाहर निकलता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तब वहाँ से निकल के जब यूट्रस में अटैच होता है तो यूट्रस की जो वॉल है वो बहुत थिक हो जाती है, क्योंकि यूट्रस प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को एक फीटस को, एक बेबी को बनाने के लिए। पर तुम नहीं दे रहे हो बेबी, अगर तुम फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो यूट्रस को पता चल जा रहा है कि भाई उसने फर्टिलाइजेशन किया ही नहीं है ना, अब बेबी होगा। तो वो सारा का सारा जो भी उसने वॉल प्रिपेयर की है उस फीटस के लिए, जब उसको पता है जो जिसके लिए मैंने प्रिपेयर किया वो है ही नहीं, तो वो वॉल रख के क्या करेगा, तो वो वॉल जो है वो बाहर चली जाती है और वही जो होता है वो आपका पीरियड ब्लड होता है। समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं ये बताती हूँ फिर वापस वो बताऊँगी तब समझ में आएगा। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है तो उससे थोड़ा सा इसका ज़्यादा समझ में आएगा और फिर उसके बाद वापस वो बताऊँगी तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बच्चा जो फीमेल फीटस होता है यूट्रस के अंदर होती है तब उसके अंदर लैक्स ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं। वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल दिखते कैसे हैं, वो ऐसे दिखते हैं। एक उसके अंदर होता है प्राइमरी oocyte, और वो जो प्राइमरी oocyte है वो
कवर्ड होती है, इट इज़ कवर्ड विथ वन लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल। ये है हमारी प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, इतना समझे। ये तब की बात है जब फीटस यूट्रस के अंदर है। वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल अपने आप कन्वर्ट करता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब आपको पता होगा कि अगर जर्म सेल्स होती है, जो जर्म मतलब जर्म्स नहीं, जर्म सेल जो आगे फर्टिलाइजेशन करने वाली होती है, वो क्या करती है? वो मियोसिस करती है, माइटोसिस नहीं करती है। तो वो 2n से क्या बनेगी? n बनेगी। अब हमको क्या करना है, ये जो प्राइमरी oocyte है इसकी हम लोगों को कन्वर्ट करनी है इसको n में। ये n नहीं है, इसकी मियोसिस नहीं हुई है, अभी हम इसको कराएंगे। अभी तो फीटस यूट्रस के अंदर है, मम्मी के यूट्रस के अंदर है। ये जो है हम फीटस के ओवरी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये मम्मी का ओवरी नहीं है, ये फीटस का ओवरी है जो मम्मी के यूट्रस के अंदर है। उसने अभी क्या करा है, उसने बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाए, पर इससे पहले कि उसकी डिलीवरी हो, वो बच्चा बाहर आए, उससे पहले ही जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है बहुत सारे, उनमें से कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। और उस कन्वर्जन में डिफरेंस क्या होता है? ये जो प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte ही रहेगा। वो क्यों ऐसा रहेगा वो मैं बताती हूँ। प्राइमरी oocyte के आसपास जो मैंने ये फॉलिकुलर सेल्स बनाई थी, फॉलिकुलर सेल्स रहेगी, पर क्योंकि थोड़ा हमको चेंजेस करना है तो हम फॉलिकुलर सेल के लेयर को बढ़ा देंगे। तो अब वो फॉलिकुलर सेल नहीं माना जाएगा, अब उसको हम लोग बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल। जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक इट अ लिटिल फैंसी, तो हम इसको ग्रैन्युलोसा सेल बोलेंगे। ये है हमारी प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। प्राइमरी oocyte जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल का, इसको एक्चुअली में मियोसिस करना था और 4n बनाने थे, लेकिन इसने, ये जो प्राइमरी oocyte है यही डिवाइड होना चाहिए आगे, लेकिन इसने क्या किया? ये तो प्राइमरी oocyte की प्राइमरी oocyte ही है, इसने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने मियोसिस चालू तो किया, पर क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है, इट इज़ अरेस्टेड एट मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डायाकाइनेसिस, डिप्लोटिन। मतलब जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल की जो प्राइमरी oocyte है उसने मियोसिस करना चालू तो किया, पर वो इस स्टेज पे आके अटक गई। अब वो उसी स्टेज पे अटकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। प्राइमरी फॉलिकल वो होता है। अब बच्चा पैदा हो गया, फीमेल जो है वो पैदा हो चुकी। प्राइमोर्डियल फॉलिकल तब था जो वो पैदा हुई भी नहीं थी, प्राइमरी फॉलिकल बन के वो पैदा हुई। अब 60 to 80,000 फॉलिकल्स देके वो पैदा हुई है। ठीक है, ये जनरल नंबर है, इतने ही रहते हैं फॉर द लाइफ टाइम। इसीलिए फीमेल को मेनोपॉज आता है, यानी कि जितने 60 to 80,000 है उतने अगर फॉलिकल जो है उसने मेंस्ट्रुएशन कर दी तो फॉलिकल ख़त्म। अब फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसीलिए फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेल अगर स्पर्म प्रोड्यूस करना चालू करे तो वो लाइफ टाइम करता है। भले कि बड़ा होने के बाद बहुत ओल्ड हो जाए तो कम स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, पर एकदम जैसे फीमेल में मेनोपॉज आ जाता है वैसा उनमें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें मेनोपॉज क्यों आया समझे तुम? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स है। वो एग्स अगर फर्टिलाइज हुए तो बेबी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर तुमने एग्स ख़त्म करने तक फर्टिलाइज ही नहीं किया, जो कि चांसेस नहीं होते क्योंकि 40-50 की एज तक ही मेनोपॉज आता है, तब तक तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। पर हाँ, लिमिटेड अमाउंट तक के टाइम तक ही होता है ये। ठीक है, इधर मैं कहाँ पे थी? ओके, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है जो बेबी के अंदर है जब यूट्रस में।
जैसे ही उसका बर्थ हुआ तो वो प्राइमरी फॉलिकल लेके 0 एज से लेकर के मान लो 10, 12, 13 एज तक वो वही प्राइमरी फॉलिकल लेके चलेगी। जब उसको पहली बार जब पीरियड्स आएगा, जो कि प्यूबर्टी जब हिट करती है, मान लो 13 की एज में आता है उसको पहली बार, तब क्यों आया वो? क्योंकि तब पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल ने अपना डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। वो प्राइमरी से कहाँ क्या बनी, जो मैंने आपको नोटबुक में नेक्स्ट लिखवाया है, पेज पलटा के देखो, प्राइमोडियल, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। तो प्राइमोडियल फॉलिकल जब वो बर्थ नहीं हुआ था तब थी, प्राइमरी फॉलिकल तब हुआ जब उसकी एज 0 से लेकर के 10 या 15 हर किसी फीमेल की अलग अलग होती है। तो उसके एज 0 से लेकर के प्यूबर्टी जब तक आती है तब तक की एज में पूरा टाइम वो प्राइमरी फॉलिकल पे मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डायकाइनेसिस, डिप्लोटिन पे अरेस्ट रहेगा। अरेस्ट का मतलब, अरेस्ट वर्ड यूज़ करना ये इंपॉर्टेंट है, ये अरेस्ट रहेगा मतलब वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इतना समझे? अब जब पहली बार उसको पीरियड्स आए, इसका मतलब कि पहली बार प्राइमरी फॉलिकल ने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया, आगे जो मैं कन्वर्जन बताऊंगी वो पहली बार हुआ। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा कन्वर्जन मैं ग्राफियन फॉलिकल तक बताऊंगी, ठीक है? वो होगा, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बाहर निकलेगा और फिर फर्स्ट पीरियड आएगा। ऐसा नहीं प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंडरी से टर्शरी बना तो सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी से जब पहली बार पूरा ग्राफियन बन जाता है तब वो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार हुआ। प्राइमरी अगर एक बार डिवीजन, अब मतलब एक बार अपने आप को मैच्योर करना चालू करेगी, एक बार उसने प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया, नाउ देयर इज़ नो गोइंग बैक। वो सेकेंडरी से टर्शरी जाएगी ही जाएगी, टर्शरी से ग्राफियन जाएगी ही जाएगी और ओव्यूलेशन करेगी ही करेगी। वो बीच में कोई स्टॉप नहीं आता है, बस प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। वो हर कोई ओवम का अलग अलग होता है, ठीक है? पहली बात तो ये तुमको oocyte का मतलब तो समझ में आया कि ये जो फॉलिकल के अंदर ये oocyte, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, ओवम, ओव्यूल, oocyte, फॉलिकल एंड जो भी। तो पहले दो टर्मिनोलॉजीज तो आपको समझ में आया कि ये फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर oocyte है, प्राइमरी oocyte, इसमें प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte। अब मैं सेकेंडरी फॉलिकल बताऊंगी तो उसमें कौन सी oocyte है वो भी ध्यान से सुनना। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्जन हो रहा है तो क्या क्या डिफरेंसेस आने चाहिए? ये नॉर्मल हमारा ग्रेन्युलोसा सेल जो है वो होगा, इसके अंदर जो oocyte है ये होगा प्राइमरी oocyte ही, विच इज अरेस्टेड एट मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डायकाइनेसिस, डिप्लोटिन। oocyte का अभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी आप बोलो वो चालू नहीं हुआ है, वो वहीं पर ही अरेस्टेड है। इट्स जस्ट दैट दो चीज़ हुई है, पहला ग्रेन्युलोसा सेल्स थोड़े बड़े हैं और दूसरा वो मैं अभी बनाती हूँ, दूसरा जो थीका सेल्स है वो बने। इस जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ इसको हम लोग बोलते हैं थीका। जस्ट बिकॉज हमें ग्रेन्युलोसा सेल को कवर करने के लिए कुछ चाहिए था तो फिर हमने क्या बना दिया, थीका, THECA, थीका, ठीक है? समझे इतना? ये है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। इतना तक तो बहुत सिंपल है। प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, बेसिक चीज़ें समझे, वेरी गुड। प्राइमरी से सेकेंडरी में सिर्फ दो चेंजेस आए कि ग्रेन्युलोसा सेल थोड़े से डेवलप हुए, विच इज़ बेसिक। मेन चेंजेस क्या आया है, मेन चेंज क्या है कि थीका का लेयर बन गया है आउट। अब जब मैं बताऊंगी सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल में जो चेंज आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मेजर भी है और वो करना है, इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। तो वो पहले करते हैं, सुनते हैं। अंदर oocyte तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? oocyte बनाया मैंने, या एक काम करो पहले बना दो उसके बाद बताती हूँ।
ये है हमारी टर्शरी फॉलिकल। क्या आप में से कोई इनिशिएटिव लेके बताना चाहता है कि क्या चेंजेस है? बहुत सारे चेंजेस है। सबसे पहला चेंज, ये बाहर से चालू करते हैं। बाहर इधर एक लेयर थी, इधर 2 लेयर हो गई। इसका मतलब क्या कि ये जो थीका है वो 2 में बट गया, एक थीका एक्सटर्ना, एक थीका इंटरना। जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। खुद इतना होशियारी मानने की कोशिश मत करना, आगे समझ में ही नहीं आएगा टी और टी आई क्या होता है। लिखो पूरा, THECA थीका, EXTERNA एक्सटर्ना, थीका INTERNA इंटरना। ठीक है, ये पहली डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, दूसरी चीज़ सेम जो है वो है ग्रेन्युलोसा सेल। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल के बीच में अगर आपको नोटिस हो रहा हो, मैंने ब्लू कलर से कुछ क्रीसेंट शेप का बनाया है, वो है एंट्रम। क्या है? एंट्रम। एंट्रम जो है उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूलाई। एंट्रम इज फिल्ड विथ फ्लूइड विच इज़ नोन एज लिक्वर फॉलिक्यूलाई। क्यों ऐसा? इसके नाम में ही लिखा है, लिक्वर यानी लिक्विड, फॉलिक्यूलाई मतलब फॉलिकल। तो उसके आस पड़ोस के जो फॉलिकल है वो एक साथ एक पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और टर्शियरी फॉलिकल में क्रीसेंट शेप जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। समझे इतना? 3 चीज़ मैंने बताई, ठीक है, एक्सटर्ना, इंटरना, ग्रेन्युलोसा सेल्स और एंट्रम। एंट्रम में क्या होता है? लिक्वर फॉलिक्यूलाई, जिसके अंदर सिक्रीशंस होते हैं फ्रॉम फॉलिक्यूलर सेल्स। सिंपल। नेक्स्ट बात आती है इसमें oocyte की। तो जो oocyte है वो अब हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी अगर ऐसे बोला प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte, वेरी 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 रॉन्ग। प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte। समझे क्यों? क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है सेकेंडरी फॉलिकल तक। जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल में आए तब जाके मियोसिस हुआ। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। अब मियोसिस 1 सेल डिवीजन वाला अगर आप चैप्टर याद करो, अगर याद हो तो, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो एक सेल कितने सेल में डिवाइड होती है? 2 में। मैं मियोसिस 1 की बात कर रही हूँ, ओवरऑल मियोसिस की नहीं। तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है। तो इसमें एक सेल तो ये रहा सेकेंडरी oocyte। दूसरा किधर है? ये जो मैंने ब्लैक डॉट बनाया है ना, ये है। ये 2 सेल बने हैं फ्रॉम द डिवीजन ऑफ मियोसिस 1। ये कौन सा है? इस सेल का दूसरा नाम है जो है फर्स्ट पोलर बॉडी। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में। पहली बात तो ये क्यों सिर्फ देखो मियोसिस 1 ही क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे भी तो पूछ सकते थे ना मियोसिस 1 पे क्यों अटका। वैसे ही यहाँ पे भी मियोसिस 2 पे अटक जाता है। किस पे अटकता है? ये अटकता है मियोसिस 2 मेटाफेज 2। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लिख दो मियोसिस 2 मेटाफेज 2। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्राइमरी oocyte है इज अरेस्टेड एट मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डायकाइनेसिस डिप्लोटीन। गाने की तरह याद कर लो। सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है। अब मैंने इधर 2 सेल बनाई। नॉर्मली मियोसिस 1 जब होता है तो 2 सेल बराबर साइज़ की बनती है, बराबर नाम भी होना चाहिए उनका। लेकिन मैंने तो इधर चीटिंग की है, एक में सेकेंडरी oocyte लिखा है, एक में फर्स्ट पोलर बॉडी लिखा है। नाम भी दोनों के अलग अलग दिए और दोनों को बनाया भी एकदम अलग अलग है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एग बने वो सिर्फ एक ही हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आपको याद हो तो हमने 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बनाए थे एक बार में, और उसमें से 60% की मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए और 60 में से 40% का विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, अगर आपको ये याद हो तो। ठीक है, इससे क्या होता है, ये नेचर का एक प्लान है। अब देखो एग भी बहुत सारे होंगे, स्पर्म भी बहुत सारे होंगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाती है। एग एक होगा, स्पर्म्स बहुत सारे होंगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ही एग होगा तो जितने भी स्पर्म्स है वो सारे उस एग को
क्या बोलते हैं उसको, वो करेंगे अटैक, या उस एग को टारगेट करेंगे, एक ही एग को टारगेट करेंगे बहुत सारे स्पर्म्स। लेकिन अगर मैं एग का लॉजिकली तो ऐसा लगना चाहिए, एग ज़्यादा होंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर एग एक हो तो फिर सारे के सारे स्पर्म एक ही एग को टारगेट बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है फर्टिलाइजेशन करने की। तो ये नेचर का एक गेम है, उसी ने ऐसा किया। क्योंकि पहले के टाइम पर जब इवोल्यूशन हुआ था, जो पॉन्ड्स एंड रिवर्स एंड इन सब में जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, उन लोग ऐसे ही करते हैं। उन लोगों के एग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उन लोगों के स्पर्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फर्टिलाइज हो गए, जिनका लक हो गया। पर नहीं, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया ना, वैसे वैसे ऐसा होता गया कि एक एग बहुत सारे स्पर्म, मतलब एक फीमेल एग, एक बहुत सारे मेल एग, जो भी बोलना चाहो। तो इसमें भी हमको यही करना है, एक मेन एग रखना है, बाकी सब, मियोसिस में तो 4 टोटल बनने चाहिए, उसमें से जो 3 है उनका हमको कुछ काम नहीं, हमको एक का ही काम है। तो हम क्या करेंगे, जब पहले मियोसिस 1 हो रहा है तब 2 बने, उसमें से एक को तो हम रख रहे हैं, दूसरा को हमको फेंकना है। तो क्या हम लोग ऐसे ही कुछ भी फेंक सकते हैं? हम ह्यूमंस कितने सेल्फिश, हम कुछ भी ऐसे जाने थोड़ी देंगे। हम क्या करेंगे, दूसरे का जो साइटोप्लाज्म है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, वो हम पहले वाले को दे देंगे। समझे? वो पहले वाले के पास सारे सेकंड वाले के भी न्यूट्रिएंट्स है, पहले खुद के भी न्यूट्रिएंट्स है। क्या नहीं है उसके पास? दूसरे वाले का सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस उसका न्यूक्लियस भी रख रहेंगे तो क्या हमको 2n थोड़ी चाहिए, तो वो तो मतलब ही नहीं है, फिर हमको n चाहिए। तो हम जो फर्स्ट पोलर बॉडी मैंने बनाया, वो पोलर बॉडी इसलिए बोला गया कि अब उसका कुछ काम नहीं है, वो डीजनरेट हो जाएगी। वो सिर्फ एक न्यूक्लियस है, वो छोटा सा ऐसा पार्ट है जिसका कोई काम नहीं है बॉडी में, ठीक है। बाकी मेन जो चीज़ें वो सेकेंडरी oocyte ने अपने अंदर ले लिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों लिखा, सिर्फ पोलर बॉडी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आगे अभी तो मियोसिस 1 ही हुई है, मियोसिस 2 भी तो होगी, तब 2 सेल्स और बनेंगे इससे, तो उसमें भी 2 सेल नहीं चाहिए हमको, एक ही चाहिए, तो तब दूसरी पोलर बॉडी बनेगी। पर ठीक है, बात की बात बाद में, क्योंकि अभी तक तो मियोसिस 2 नहीं होगी। मियोसिस 2 कब होती है? जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो बहुत बात की बात है। हम सिर्फ अभी मियोसिस 1 कंप्लीट करके बैठे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बना के बैठे हैं, और सेकेंडरी oocyte बना के बैठे टर्शियरी फॉलिकल में। इतना सारा मैंने बोला टर्शियरी फॉलिकल में क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ रहती है टर्शियरी फॉलिकल में, वो है ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा क्या करेगी? वो सेकेंडरी oocyte को कवर करके रखेगी अपने अंदर, ठीक है। एक और बात, ज़ोना पेल्यूसिडा इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस ए सेल्यूलर लेयर। ऐसा लिखो अपनी बुक में, बस जगह नहीं है। ज़ोना पेल्यूसिडा के नीचे ब्रैकेट में लिखो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस ए सेल्यूलर लेयर। ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी हुई, और ए सेल्यूलर मतलब सेल नहीं है उसके अंदर, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है और ज़ोना पेल्यूसिडा है, उसके बीच में जो खाली स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीविटलाइन स्पेस। और उसी स्पेस में क्या प्रेजेंट है? हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी। समझे इतना? ये हो गए हमारे 4। लास्ट वाला जो सबसे बड़ा बनाएंगे वो है ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो उसको बनाओ।
ये है हमारी ग्राफियन फॉलिकल। इसमें मैंने क्या क्या किया, सबसे पहली चीज़ थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, वो कॉमन है। उसके अलावा ये ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये भी कॉमन है। ये है हमारा एंट्रम भाई साहब, जो बहुत बड़ा हो गया है। ये क्या है, लिक्वर फॉलिक्यूला, यानी वही लिक्विड जो फॉलिकल सेल्स भर रहे हैं वो लिक्वर फॉलिक्यूला है। ये जो 3 चीज़ मैंने बताई वो इधर सेम है। सेकेंडरी oocyte, अरेस्टेड एट मियोसिस 2 मेटाफेज 2। फर्स्ट पोलर बॉडी, इधर सेकेंड कोई मत लिखना। और ये जो मैंने ऐसा कॉनिकल शेप्ड सेल्स बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो एक्चुअली में क्या होते हैं, ग्रैन्युलर सेल्स ही होते हैं, पर जोना पेल्यूसिडा के आसपास के जो भी ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं वो अपने आप को कॉनिकल शेप में मॉडिफाई कर लेते हैं और कोरोना रेडिएटा सेल्स बना देते हैं, जो कॉनिकल शेप के मैंने इधर बनाया। हालांकि वो नहीं दिख रहे होंगे शायद कॉनिकल, पर मैंने अपने हिसाब से बना दी। उसके अलावा एक और बात, जो भी ग्रैन्युलोसा सेल्स इस सेकेंडरी oocyte के साथ अटैच होते हैं, जो पार्ट ऑफ सेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस oophorus और डिस्कस प्रोलिजेरस। सिर्फ नाम याद रख लो। ऐसे ग्रेन्युलोसा सेल्स जो सेकेंडरी oocyte के साथ अटैच रखते हैं अपने आप को, वो है क्यूमुलस oophorus और डिस्कस प्रोलिजेरस। अगर आपने नोटिस किया तो टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में उतना वास्ट कुछ चेंज नहीं है जितना सेकेंडरी और टर्शरी में था। क्या चेंज है, 2, एक तो कोरोना रेडिएटा बना ग्रेन्युलोसा सेल से, हाँ एंट्रम बड़ा हुआ, और तीसरा एक और चेंज है कि क्यूमुलस oophorus मैंने वहाँ पे लिखा क्योंकि वहीं पे बना है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte से उसी में अटैच्ड है। एक और बात मैं बोलूँ कि जोना पेल्यूसिडा क्योंकि सेकेंडरी oocyte की कवरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेकेंडरी oocyte को प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो जोना पेल्यूसिडा को किसने बनाया है, उसको सेकेंडरी oocyte ने ही बनाया है। ठीक है, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल हुआ। अब मैंने आपको इसके बाद तो अब हेमरेजिकम में तो ये सब जो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब प्रेजेंट होगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो भी यूट्रस है, यूट्रस की वॉल को थिक करेगा। वो थिक क्यों करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से ओव्यूल निकला, ओव्यूल अभी फैलोपियन ट्यूब में है,
उतने में हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम हमारी यूट्रस को थिक करना शुरू कर देता है। ठीक है, समझे? यूट्रस क्यों थिक हो रही है? क्योंकि यूट्रस को ऐसा लग रहा है कि वाह ओव्यूल जो है वो फेलोपियन ट्यूब में है, अभी एम्प्यूला में करेगा फर्टिलाइजेशन और फिर उसके बाद आएगा एक अच्छा खासा छोटा मोटा बेबी मेरे पास चिपकने के लिए यूट्रस पे, ऐसा यूट्रस को लग रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है यूट्रस की वॉल को थिक करना, यूट्रस की वॉल को बनाना, ताकि वहाँ पे ओव्यूल अटैच, वहाँ पे ओव्यूल नहीं, वहाँ पे ज़ायगोट अटैच हो। लेकिन क्योंकि बाद में 14 डेज तक तो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है और 14 डेज लगते हैं उसको वहीं पर फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आने के। ठीक है, उन 14 डेज में क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसका कॉर्पस ल्यूटियम तो 14 दिन में ख़त्म हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्बिकन में, उसका कोई चांस नहीं है कि वो रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म तो प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? वॉल को मेंटेन करना। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुई होती तो जो ज़ायगोट है बनता, वो ज़ायगोट यूट्रस पे अटैच होता और वो बाद में बनाता प्लेसेंटा, जो आगे मैं पढ़ाऊँगी। सिर्फ इतना याद रखो कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई होती तो बाय द टाइम 14 डेज कंप्लीट होते एक छोटा सा प्लेसेंटा कुछ ऐसा बन जाता, जिसकी मदद से या तो प्लेसेंटा बनता या तो कॉर्पस ल्यूटियम वहीं पे रहता। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो कहीं ना कहीं से प्रोजेस्टेरॉन एडजस्ट हो जाता है और यूट्रस की वॉल थिक रहती। पर क्योंकि अभी हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो 14 दिन में कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजेनरेट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन में। कॉर्पस ल्यूटियम गया, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है प्रोजेस्टेरॉन का, तो यूट्रस की वॉल थिक नहीं रहेगी। यूट्रस की वॉल मेंटेन करने का काम किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन गया, यूट्रस की वॉल भी गई। इसका मतलब वो जो टाइम है वो मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब उसी टाइम पे ब्लीडिंग होगी थ्रू वजाइना। समझ रहे हो? ये जो ओव्यूल बाहर निकला 14 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, तब वो बाहर निकल जाएगा, तब तक वहाँ पे यूट्रस में जाएगा। पर लेकिन क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो गया, डीजनरेट हो गया, तो अब जाके यूट्रस को समझ में आया जो प्रोजेस्टेरॉन है ये तो किसी फीटस के लिए है ही नहीं, क्योंकि कोई फीटस है ही नहीं तो अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहा, तो सारा का सारा जो वॉल बना था वो भी शेड हो गया। उस शेड होने को 3 दिन लगते हैं, वो मेंस्ट्रुअल फेस होता है, विच इज़ फाइन। ठीक है, उसके बाद बनता है कॉर्पस एल्बिकन, जो कि एक वाइटिश सा ऐसे मैशी सा फाइब्रस सा स्ट्रक्चर होता है। वो आई होप सो जो भी मैंने बोला वो आपने लिखा हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं तो लिख तो सकती नहीं, पर मैं बोल रही हूँ वो साथ साथ ऐड करते रहना। अब मैं एक बार इधर रिवाइज करूँगी मैंने क्या क्या बोला पूरा, उसके बाद मैं इसको एज अ लिख के थोड़ा सा बताऊँगी कि किस में क्या क्या आता है, वो बात की बात है। पहले ये देख लो, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल में क्या होता है? सिर्फ 2 चीज़ें, प्राइमरी oocyte, फॉलिकल सेल्स, फिनिश। उससे बनता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में दो चीज़ें होती है अगेन, प्राइमरी oocyte, ग्रैन्युलोसा सेल्स। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या आता है? थीका का लेयर आ जाता है एक एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम। इन सब में जो प्राइमरी oocyte है वो किस पे अरेस्टेड है? मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डायाकाइनेसिस, डिप्लोटिन। ABCD में D पहले आता है कि M पहले आता है? D पहले आता है, इसलिए डायाकाइनेसिस डिप्लोटिन पे अरेस्ट पहले होगा, बाद में मेटाफेज 2 पे अरेस्ट होगा। टर्शरी फॉलिकल बहुत सारे चेंजेस है। सबसे पहले प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बना। वो फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ? पेरीविटलाइन स्पेस में प्रेजेंट है। oocyte ने बाहर अपने जोना पेल्यूसिडा बनाया, ग्रेनुलोसा सेल्स भी बढ़ गए हैं, एक लिक्वर फॉलिक्यूलाई से भरा हुआ एंट्रम भी बना है, थीका की 2 लेयर बन चुकी है, एक्सटर्नल इंटरनल। और कुछ दिख रहा है? नहीं, ये है सेकेंडरी फॉलिकल। जोना पेल्यूसिडा, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस ए सेल्यूलर लेयर और कुछ एंट्रम, लिक्वर फॉलिक्यूलाई, दैट्स इट। ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, अरेस्टेड मियोसिस 2, मेटाफेज 2। जो ग्रेन्युलोसा सेल है वो बाहर कोरोना रेडिएटा के फॉर्म में, कॉनिकल सेल्स के फॉर्म में बनते रहेंगे। एंट्रम बड़ा हो गया है, उसमें लिक्वर फॉलिक्यूलाई ही है, इसमें भी कुछ अंदर चेंज नहीं हुआ है। बाहर के ग्रेन्युलोसा सेल, कुछ ऐसे जो ग्रेन्युलोसा सेल जो oocyte के साथ अटैच हो उसको हम बोलेंगे क्यूमुलस ऊफोरस या डिस्कस प्रोलिजेरस। 2 जो थीका की सेल्स है वो तो 2 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। और बस फिर उसके बाद जो ओव्यूलेशन होगा वो कोरोना रेडिएटा और उसके अंदर का सब कुछ ओव्यूलेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो बची हो कॉर्पस हेमरेजिकम, ल्यूटियम, एल्बिकन, दैट्स इट। दिस इज़ वेर यू कंप्लीट ओवरी। आई नो इट्स वे टू लेंदी बट इट इज़ ऑल्सो वे टू इंटरेस्टिंग। तो अब इसको बना लो क्योंकि आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। इतनी मेहनत करके बनाया, मिटाने का भी मन नहीं कर रहा, खैर मिटाना तो पड़ेगा।
अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ा, मतलब मैं बताती हूँ क्या आप लोग बताओगे। सबसे पहले पढ़ा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसमें हमने क्या क्या डायग्राम में हमने क्या क्या ड्रॉ किया था। सबसे पहला ड्रॉ किया था प्राइमरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हो तो फिर बाजू में डायग्राम चेक करते रहना, सेम ही है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था, बोलते जाओ साथ में। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में हमने क्या बनाया था, प्राइमरी oocyte, arrested at meiosis 1, prophase 1, डायकाइनेसिस डिप्लोटी। इसके अलावा हमने बनाया था ग्रेन्युलोसा सेल्स, और क्या बनाया था, बस इतना ही। तो फिर यह सेल्स के लिए अलग लाइन की यूज़ करना, ठीक है। ये था हमारा प्राइमरी फॉलिकल। नेक्स्ट बात आती है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या बनाया था, क्या सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका था अभी तक, नहीं, अभी भी प्राइमरी oocyte विच इज अरेस्टेड एट meiosis 1, prophase 1, डायकाइनेसिस डिप्लोटी। इसके अलावा था हमारे पास ग्रेन्युलोसा सेल्स, और एक चीज़ और आ गई थी जो मैंने ब्लू कलर से बनाई थी, वो थी थीका। ये सेकेंडरी फॉलिकल कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है टर्शरी फॉलिकल की, जिसमें हमने बहुत सारे चेंजेस देखे भी थे। सबसे पहला था सेकेंडरी oocyte जो बन गया था, विच इज अरेस्टेड एट meiosis 2, मेटाफेज 2, प्लस उसमें होगी फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि प्रेजेंट होगी किसमें, पेरीविटेलाइन स्पेस, ज़ोना पेलुसिडा के अंदर जो स्पेस होगी वो पेरीविटेलाइन स्पेस। इसी के साथ इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, ज़ोना पेलुसिडा विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस acellular layer made up by secondary oocyte। इसके अलावा क्या था, नॉर्मल ग्रेन्युलोसा सेल्स थे, हाँ थे, प्लस एक और चीज़ थी इसमें एंट्रम, जो कि है लिक्वर, वो नहीं जो आप समझ रहे हो, फॉलिक्यूला, यानी कि फॉलिकल्स का जो लिक्विड है वो एंट्रम तक वो, और प्लस इट इज़ क्रीसेंट शेप। क्रीसेंट शेप समझते हो, जो मून नहीं होता ऐसा क्रीसेंट जैसा, सिकल सेल का शेप भी ऐसा होता है, जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे। प्लस एक चीज़ रह गई, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं टर्शरी फॉलिकल में, इसलिए टर्शरी फॉलिकल इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या आएगा, सेम सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट meiosis 2, मेटाफेज 2, first polar body in perivitelline space, zona pellucida, corona radiata extrajo formed by
ग्रैन्युलोसा सेल्स। इसके अलावा क्या था? एंट्रम बड़ा हो गया, ग्रैन्युलोसा सेल्स भी है, थीका एक्सटर्ना इंटरना भी होगा, एडिशनली इसमें होगा क्यूम्यूलस ऊफोरस, या फिर उसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख दो। उसके बाद था कॉर्पस हेमरेजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकम, जिसकी मैंने डिटेल आपको ओरली बता दी है। अगर नहीं लिखी है तो वैसे रिवाइंड करके पहले वो पार्ट देख लो और लिख लो, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है ओवरी के साथ। सिर्फ ओवरी कंप्लीट हुआ है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और उसका एक्सटर्नल जेनिटेरिया, सब कुछ ये सब बाकी है। फिर मेमरी ग्लैंड्स हो गया और मिल्क सिक्रीशन, ये सब बाकी है। डरना नहीं, इस लेक्चर में मैं यहीं इतना तक ही पढ़ाऊँगी। एक्चुअली मैंने और भी सोचा था पढ़ाने का, बट लेकिन क्योंकि पिछली बार तो मैंने पढ़ाया था जब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, जो कि अब पता नहीं कहाँ गुम हो चुकी है, उसमें तो मैंने पढ़ाया था, बट लेकिन 2 कारण की वजह से अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगी। 3 कारण की वजह से। सबसे पहले तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था स्विच ऑफ, जो आज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, खुद तुम भी एग्जॉस्ट हो जाओगे, इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो। तीसरी चीज़, मैं भी एग्जॉस्ट हो जाऊँगी, तो नहीं समझ में आएगा फिर। इसलिए अभी इतना जो मैंने पार्ट पढ़ाया है वो एकदम अच्छे से पढ़ना। इसको मैंने टाइम लेके क्यों पढ़ाया है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से, अगर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे तो 100% आपके बनेंगे, अगर आपने अच्छे से सुना है तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कर देना। मेल कंप्लीट हो चुका है, उसका कर देना। गैमेटोजेनेसिस के अलावा वो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब उसका स्ट्रक्चर्स खत्म होगा ना, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस में कराऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही फॉर्मेट दिया है, तो इट्स फाइन, यही फॉलो करते हैं। और फिर उसके बाद बाकी तो बहुत है इस चैप्टर में, बट स्टिल धीरे से चलेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे इन फ्यूचर बार बार इसको करना ना पड़े। ठीक है, विद दिस आई विल एंड माई लेक्चर हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।